आज का हमारा विषय है फसल अवशेष प्रबंधन एवं मृदा उर्वरता प्रबंधन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फसल अवशेष प्रबंधन की बात शुरू कहाँ से हुई। खेती तो न जाने हमारे भारतीय संस्कृति में खेती न जाने कितने सालों से की जा रही है। उस वक्त भी हम फसल उगाते थे, उस वक्त भी फसल अवशेष हुआ करते थे, बट इसकी बात कभी उस वक्त की नहीं गई। फसल अवशेष प्रबंधन की बात तब नहीं की गई, बट आज ये इतनी चर्चा में क्यों है? जो मोटा मोटा मुझे समझ में आता है उसका सबसे बड़ा ये है कि आप इस खेत में खरीफ के सीज़न में हम धान बोते हैं। धान बोने के बाद जो भी हमारी फसल आती है उसको हम काटते हैं और जो भी पराली बचती है उसको हम या तो मेड़ पे डाल देते हैं या तो हम उसको जला देते हैं। आपने सुना होगा कि आजकल किसानों पे अगर पराली जला दे रहे हैं तो उस पर उनको जुर्माना लगता है, 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है। तो या पराली तो जलानी है नहीं, और यहाँ मेड़ पे अगर रख दे रहे हैं तो वो एक जगह छेक रहा है आपके खेत का, तो हमें ये भी नहीं करना है। तो क्या उपाय और अच्छा हो सकता है? अच्छा, हम खरीफ के बाद रबी सीज़न में गेहूं बोते हैं। ये चक्र चलता रहता है। खरीफ में धान बोया, उसके बाद हमने फिर रबी में गेहूं बोया। हमारी मृदा की एक क्षमता है, एक उसकी उत्पादन क्षमता है। अगर हम क्षमता से ज़्यादा, ये फसल चक्र चलता जा रहा है। हमारे यहाँ पे भूगर्भ में जल 80-90 की फुट पे उपस्थित है। इसका हम प्रयोग बार बार किए जा रहे हैं। हमारी मृदा में जितने भी पोषक तत्व हैं उसका भी प्रयोग किए जा रहे हैं और ये फसल चक्र चलता जा रहा है। यहाँ से हमने धान के जो फसल अवशेष बचे उसको हमने जला दिया। यहाँ से जो गेहूं के फसल अवशेष बचे उसको हमने भूसा बना करके अपने जो गाय वगैरह है उनको चारे के रूप में दे दिया। तो ये फसल चक्र चलता जा रहा है। आपको लगता है कि फसल चक्र हमारे खेत के लिए लाभदायक है? ये नहीं है। एक तो मृदा की उर्वरता कम होती जा रही है, ऊपर से जो भूगर्भ जल है उसका दोहन हो रहा है, अत्यधिक दोहन हो रहा है। तो हम ऐसा क्यों ना कुछ ऐसे तरीके अपनाएं कि जो फसल अवशेष बच रहे हैं उसका हम प्रयोग अपनी मृदा के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, मेरी और आपकी एक क्षमता है। अगर हम क्षमता से ज़्यादा कोई काम करते हैं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसी तरीके से हमारी मृदा की भी एक क्षमता है। अत्यधिक हम उसका दोहन करेंगे तो एक ना एक दिन वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी जो क्षमताएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। फिर आप कितना भी इसमें रसायन का प्रयोग कर लें, आप कितनी भी खेती कर लें, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे अच्छा तरीका जो मुझे समझ में आता है कि फसल अवशेष का आप प्रबंधन किस तरीके से कर सकते हैं, तो बात आती है प्राकृतिक खेती की। प्राकृतिक खेती का ये जो शब्द है इसका अर्थ ये है कि प्रकृति के वैभव के अनुसार जब हम खेती करते हैं, प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखते हुए जब हम खेती करते हैं तो उसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। जैसे कि एक खेत है, 1 हेक्टेयर का खेत है, उस खेत के मेड़ पे पेड़ हैं, आसपास जलाशय हैं। इस खेत के मेड़ पे जो पेड़ हैं इसमें कई सारे पशु पक्षी जो पक्षियां हैं, अगर यहाँ पे आपके खेत में कीट वगैरह है तो उसको खा लेते हैं। इस जलाशय में मेंढक है, मछलियां हैं, और यहाँ पे जो भूगर्भ जल है वो भी 20 से 30 फुट के पे है। और जो इस मृदा में जीवांश कार्बन प्रेजेंट है, जो उपलब्ध है, वो भी अच्छी मात्रा में है। और अपनी मृदा के अनुसार जब अपनी मृदा को देखते हुए जब हम खेती करते हैं, जब अपने फसलों का चुनाव करते हैं, उसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी खेत 1 हेक्टेयर की खेत है या 1 एकड़ की खेत है, वहाँ पे पानी 80 से 90 फुट पे पानी वहाँ पे उपलब्ध है। जीवांश कार्बन की मात्रा वहाँ पे 0.3% है। और इस खेत में, और खेत के मेड़ पे पेड़ भी नहीं है, ना आसपास कोई जलाशय हैं, और आप इसमें बोना चाहते हैं धान। धान पानी मांगता है, बट उसको नमी चाहिए, उसको
इसके मृदा में नमी चाहिए और हम पानी भर भर के दे देते हैं, जबकि उसको नमी का प्रयोग मतलब नमी की ज़रूरत होती है। और आपने इसमें धान बो दिया और पानी का लेवल इतना कम है और जीवांश कार्बन भी कम है, और आप चाहेंगे कि आपका उत्पादन अच्छा हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको अपने ऐसे फसल का चुनाव करना है जो हमारे इस पूरे एरिया को, इस क्षेत्र को देख करके जब हम फसल का चुनाव करते हैं। अब यहाँ धान की जगह पे आप कोई भी, जैसे इस साल हम अंतर्राष्ट्रीय साल मोटे अनाज का मना रहे हैं, तो हम क्यों ना मोटे अनाज का प्रयोग करें, क्यों नहीं मोटे अनाज को हम यहाँ उगाएं, जिससे कि यहाँ की जो मृदा है वो भी स्वस्थ रहेगी, पानी भी कम उपयोग होता है और जीवांश कार्बन भी, मतलब इसमें जो भी हम मोटा अनाज अगर हम बो रहे हैं उस पर जो भी उसके अवशेष आ रहे हैं उसको मिट्टी में मिला दे रहे हैं और उससे जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ती है। तो हम ये मान के चल रहे हैं, अगर हमने धान की खेती की है और हमारे खेत के मेड़ पे पेड़ नहीं है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो खेत है वो नंगा है। जीवांश कार्बन बनता कैसे है? हमारे मृदा में सूक्ष्म जीव होते हैं जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ये सूक्ष्म जीव ही कार्बन को खाते हैं, ये सूक्ष्म जीव ही कार्बन को खाते हैं। फिर ये जब मर जाते हैं तो इनका जो जीव द्रव्य होता है, इसको पौधे की जड़ें उपयोग करती हैं, फिर वो बढ़ती हैं। तो हमने ये अब हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो खेत में धान हमने बोई थी उसमें ये जो सूक्ष्म जीव की मात्रा है वो कम है। तो हम इस सूक्ष्म जीव की मात्रा को बढ़ाएं कैसे? तब आती है बात जीवामृत की। आप ऐसा ना समझिएगा कि जीवामृत ही प्राकृतिक खेती है, नहीं। प्राकृतिक खेती एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमें से बहुत बड़ा एक ब्रॉड टर्म है, उसमें एक छोटा सा हिस्सा है जीवामृत। जीवामृत मतलब कि जो सूक्ष्म जीव हैं उसका संवर्धन करना। जो हमारे खेत में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर गए हैं, या तो हमने केमिकल का यूज़ किया है, या फिर अगर खेत के मेड़ पे हमने पेड़ नहीं बोया है और खेत नंगी है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो 40 डिग्री टेम्परेचर के बाद मर जाते हैं। तो खेत के मेड़ पे पेड़ नहीं है, बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, हमने केमिकल का प्रयोग किया है, जैसे दीमक लग जाता है तो हमने क्लोरोपाइरीफॉस का इस्तेमाल कर दिया है, तो जो खेत में सूक्ष्म जीव हैं वो मर जाते हैं। तो इन्हीं का हमें संवर्धन करना है, इसी को अपने मृदा में, ये जो सूक्ष्म जीव हैं इसको अपने मृदा में इनको बढ़ाना है। तो हमें बढ़ाएंगे कैसे? तो उसका बहुत अच्छा स्रोत है जीवामृत बना करके। अच्छा, आप लोग हमसे पूछेंगे कि ये जीवामृत बनता कैसे है? तो आपको क्या करना है, आप जंगल में जाइए। आपने देखा होगा कि जंगल में जितनी भी वनस्पतियां हैं बहुत फल फूल रही हैं, उसमें कोई भी रसायन का प्रयोग नहीं किया गया, उसमें कोई भी कीट वगैरह नहीं लगे हैं, वो आज भी स्वस्थ हैं। आप ऐसे जंगल में जाएंगे, वहाँ से अगर कोई बरगद का पेड़ होगा, वहाँ पे देखिएगा बरगद के पेड़ के नीचे अगर पत्तियाँ गिर रही हैं, सड़ रही हैं, वहाँ की आपको मिट्टी लानी है, आपको हाथ से उठा के देखना है। अगर उस मिट्टी में नमी है तो वही मिट्टी उपयोगी है, उसमें सूक्ष्म जीव की मात्रा बहुत अच्छे मात्रा में है। तो वहाँ की आपको 5 किलो मिट्टी लेके आनी है। एक आप 200 लीटर का ड्रम ले लेंगे, एक 200 लीटर का ड्रम लेंगे, इसमें ये 5 किलो मिट्टी जंगल से आप लाके डाल देंगे। अब इसमें कई सारे सूक्ष्म जीव हैं जो कि हानिकारक भी हैं और लाभदायक भी हैं। तो हमें क्या करना है, इनका संवर्धन करना है पहले तो संवर्धन करने के लिए इन सूक्ष्म जीवों को खाने की ज़रूरत है। तो हम इसमें खाना क्या डालेंगे? 5 किलो आटा, 5 किलो चीनी। अब कोई चाहे आटा कोई भी डाल सकता है, चीनी की जगह पे आप गुड़ भी डाल सकते हैं। तो पहली बार में आपको 5 किलो आटा और 5 किलो चीनी डालना है। ये जो पानी है 200 लीटर का ड्रम है, इसमें पूरा पानी भर देना है आपको। उसके बाद इसको चला देना है, एक बार चला करके छोड़ देना है। ठीक 15 दिन बाद आपको 3 किलो आटा और 3 किलो चीनी डालना है, और 2-3 दिन के अंतराल के बाद इसको एक बार हिलाना है। हिलाते हम इसलिए हैं, जो भी हमने इसमें आटा डाला है, चीनी डाला है, वो अच्छे से घुल जाए और एरेशन हो जाए, मतलब वायु मिल जाए। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनको बढ़ने के लिए, जो माइक्रोब्स हैं, जो सूक्ष्म जीव है, इनको बढ़ने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाए। उसके बाद 10 दिन बाद आप इसमें 2 किलो चीनी और 2 किलो आटा डाल देंगे और 2 दिन बाद फिर हिलाएंगे।
अच्छा, आप देखेंगे इसको हर दिन आपको नहीं हिलाना है, क्योंकि इस जो मिट्टी है इसमें जो सूक्ष्म जीव हैं वो लाभदायक भी हैं, वो हानिकारक भी हैं। तो अगर उसको रोज़ रोज़ हिलाएंगे तो जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं वो भी इसमें मिल जाएंगे, वो अलग से छन के ऊपर नहीं आएंगे और वो बीमारी का कारण बनेंगे। अगर उस जीवामृत को आप अपने खेत में प्रयोग करते हैं तो उससे आपके खेत में ज़रूर कीट लगेंगे। तो आपको क्या करना है कि हर 2 दिन के अंतराल पे या 3 दिन के अंतराल पे उसको एक बार हिला देना है। कुछ दिन बाद आप ये देखेंगे कि आपके ये जो ड्रम है 200 लीटर का, उसके ऊपर एक काली सतह एकदम कुछ जम गया है। ये क्या है? यही है नेगेटिव पैथोजन, यही हानिकारक सूक्ष्म जीव है। इसको आप छन्नी से छान करके इसको निकाल के फेंक दें। अच्छा, सामान्यतः अगर आपने अच्छे जंगल की मिट्टी लेके आई है तो 4 से 5 महीने लगते हैं इस जीवामृत को तैयार होने में। जब ये जीवामृत तैयार हो जाता है तो इसका रंग कुछ मटमैला होता है और इसमें गाढ़ापन होता है, जैसे संतरे की जूस होती है उस तरह का इसमें गाढ़ापन होता है। तब आप समझ जाइएगा कि आपका जीवामृत बन के तैयार हो गया है। वैसे कुछ अगर आपकी मिट्टी अच्छी नहीं है, उसमें सूक्ष्म जीव की मात्रा सही नहीं है, तो 4-5 महीने के बजाय उसमें 7 से 8 महीने भी लग सकते हैं। तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, उस तरह से देखना पड़ेगा कि जो भी आपका जीवामृत तैयार हो रहा है वो एक बेहतर क्वालिटी का हो। जीवामृत एक बार तैयार हो जाएगा तो उसके बाद आपको प्रयोग कैसे करना है, आपको अपने खेत में इसका प्रयोग किस तरीके से करना है। ये जो 200 लीटर का जीवामृत तैयार हुआ है ये 10 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। हमें इस पूरे 200 लीटर का प्रयोग नहीं करना है। हमें इसको जो जीवामृत है हम उसको घन जीवामृत में बदलेंगे। फिर हम इसका प्रयोग अपने खेत में करेंगे। घन जीवामृत बनाने के लिए हमें यहाँ पे 10 क्विंटल सड़े हुए गोबर की खाद, 10 क्विंटल सड़े हुए गोबर की खाद लेनी है। हमें ये ध्यान रखना। जी बोलिए, पूछिए। हाँ चलिए ठीक है। मैंने 1 क्विंटल गोबर की खाद लेनी है आपको। उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, वो भुरभुरा होना चाहिए, उसमें भुरभुरा नहीं होना चाहिए, वो भुरभुरा होना चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। इस सड़े हुए गोबर की खाद लेंगे आप, और ये जीवामृत बना है इसमें से 20 लीटर, मात्र 20 लीटर निकाल करके इस जो सड़े हुए गोबर की खाद है इस पे छिड़क देना है। और इसमें हमें 10 किलो चीनी डाल देनी है। अब आप ये पूछेंगे कि हम ये 10 किलो चीनी अलग से क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये जब हमने जीवामृत तैयार किया था तो हमने इसमें चीनी का प्रयोग किया था। जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो चीनी के आदी हैं, तो अगर हम उन्हें अचानक से ये गोबर की सड़ी हुई खाद खिलाएंगे तो उन्हें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसलिए हम उसमें 10 किलो चीनी डाल देते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से मिला करके हम कुछ दिन रख देते हैं, छाँव में सुखा देते हैं। फिर जब हमारी खेत में हमें जुताई करनी होती है तो जुताई करने से ठीक पहले हम इसको अपने खेत में फैला देते हैं और फिर तुरंत जुताई कर देते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो जीवामृत है इसको सिंचाई के माध्यम से खेत में डाल देना चाहिए। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। जब आपने एक बार इसको घन जीवामृत बना करके जब आपने सफिशिएंट क्वांटिटी में, अच्छी मात्रा में जब अपने खेत में आपने सूक्ष्म जीव डाल दिया है तो उसको दोबारा सिंचाई के माध्यम से देने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो जीवामृत है इसका फोलियर स्प्रे कर देना चाहिए, पत्तियों पे छिड़काव कर देना चाहिए। तो पत्तियों पे छिड़काव इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें जो भी सूक्ष्म जीव है, जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं, वो पत्तियों को नहीं खाते हैं। वो पत्तियों को नहीं खाते हैं। जो हमारे मृदा में जो भी हमारे जीवांश कार्बन है, हमारी मृदा में जितना भी जीवांश कार्बन उपलब्ध है उसको वो खाते हैं। उसको खाने के बाद जब वो मर जाते हैं तो उससे जो जीव द्रव्य बनता है उसको पौधे लेते हैं। तो वो ये जो पेड़ पौधे हैं, अगर हम पत्तियों में डाल रहे हैं तो उसमें पत्तियों पे कोई फ़ायदा नहीं करेगा, वो उस पर कोई फ़ायदा नहीं करेगा। इसलिए उसका फोलियर स्प्रे नहीं करना चाहिए। हमने उसको एक बार खेत में डाल दिया, घन जीवामृत बना करके डाल दिया, तो हमें दोबारा प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। इसका प्रयोग सिर्फ 2 सीज़न में करना चाहिए। 2 सीज़न के बाद इसका प्रयोग बंद कर देना चाहिए क्योंकि आपने अपने खेत में अच्छे मात्रा में सूक्ष्म जीव डाल दिए हैं। अब बस आपको उसको खाना देने की ज़रूरत है। जो भी गोबर की खाद है, जो भी फसल अवशेष रह गए हैं, आपको उसके अपने मिट्टी में डालते जाना है। वो बायोमास जो भी होगा उसको यूज़ करके ह्यूमस में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी सूक्ष्म जीव हैं उसका उपयोग करके उसको बायोमास में कन्वर्ट कर देंगे और वो जो जीव द्रव्य बनेगा उसी का ये पौधे लेंगे, जड़ें लेंगी और उसी से पौधा आपका बढ़ेगा। धन्यवाद।